हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मेंस करंट अफेयर इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 75 इयर्स। ठीक है, तो आपने जैसे देखा ही है कि इंडिया ने अपनी 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किए हैं। तो क्या परफॉर्मेंस रहा आपकी इंडियन इकोनॉमी का इन 75 इयर्स में, तो ये हम देखेंगे। अपने फैक्ट्स देखेंगे और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस देखेंगे। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड है, ये सारा हम होलिस्टिकली कवर करेंगे, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस। क्योंकि मेंस में अब जैसे रिसेंटली आपको पता ही है 75 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो ये आपका अब ईयर लॉन्ग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक हो जाता है आपके GS3 के लिए। तो यहाँ पे आप हमारा वीकली शेड्यूल देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे डेली 10 MCQ रिविजन सीरीज हम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेंस करंट अफेयर करते हैं, जो हम आज कर रहे हैं थर्सडे को करते हैं हम ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। और करंट अफेयर्स डेली 6:15 बजे सेक्रेटरिएट और CSAT से रिलेटेड कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, वाई इन न्यूज। तो न्यूज का हमने देख ही लिया है, सक्सेस ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन लास्ट 75 ईयर्स। ठीक है, लास्ट 75 ईयर्स में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी। वैसे हमें ये सब पता ही है कि ब्रिटिश रूल से जो है इंडिया बाहर निकला था, और इंडिया का जो इंडस्ट्रियल बैकबोन थी, हैंडीक्राफ्ट, वो आपका बिल्कुल एकदम खत्म था। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो भी आपका डेवलप नहीं था। ठीक है, आपकी ओल्ड ही टेक्नोलॉजी यूज होती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू बॉर्न नेशन जो है वो हाईली एम्पावर्ड था। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो ये सब क्यों था? क्योंकि आपका जो ब्रिटिशर्स के अंडर इंडिया रहा था इतने सालों तक, उसका इफेक्ट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो क्रिटिकली डिपेंडेंट था फॉरेन एड पे, फूड के लिए भी। तो फूड सिक्योर हम कब हुए हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। तो उससे पहले हम क्या थे? फूड इनसिक्योरिटी थी, हमारे पास फूड नहीं था, और फॉरेन एक्सचेंज है वो भी फॉरेन एड पे चल रही थी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देख रहे हैं अराउंड 32 थी, जो कि अब डबल हो चुकी है आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद। बट उस टाइम पे इतनी कम थी। तो यहाँ पे अब क्या है, लेवल ऑफ इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हाल चल रहा था। बाकी हमें पूरा सिनेरियो पता ही है, हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है। और इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन एम्पायर हमने देखा है। तो वो सारा था आपका सिनेरियो आपका इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अब देखते हैं आफ्टर 75 ईयर्स स्टेटस टुडे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो आई होप आपको परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट पता हो। इकोनॉमी स्टैटिक में हम इसे रीड करते हैं बेसिक्स में। अब आपका क्या है, और आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है इंडिया का डॉलर में, इसके भी टर्म्स में, प्लस इंडिया है वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर के टर्म। सेकेंड आपका है ग्रोथ रेट। अब इंडिया की ग्रोथ रेट है वो आप देख रहे हैं 7% पर एनम के आसपास है पास्ट 40 ईयर्स के लिए। और आपकी 1980 में कितनी थी? 189 बिलियन डॉलर, और अब आपकी 3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। और गवर्नमेंट ने आपका टारगेट भी रखा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। तो ये करंट स्टेटस है। सेकंड थर्ड आपका है फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज का 5th लार्जेस्ट स्टॉक है इंडिया के पास। और इंडिया जो है वो नेट लेंडर है IMF का आफ्टर फॉरेक्स बैंक्रप्सी 1991। इसका क्या मतलब है? आपको पता है IMF 1991 में IMF ने इंडिया को मनी लेंड की थी, जब इंडिया में फॉरेन रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो रहे थे। और आज इंडिया जो है इस पोजीशन में है कि वो IMF को क्या है, लेंड करता है मनी, या वहां कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हम लीप देख रहे हैं 1991 से, जब इंडिया एकदम बैंक्रप्ट होने जा रहा था, और आज जब इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है IMF में। तो ये यहाँ कहने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इंडिया पहले एक्सट्रीम पॉवर्टी में था, बट अब शार्पली वो फॉल हो गई है नियरली 50%। तो 50% लोगों को पॉवर्टी से बाहर लेके आया गया है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी डबल हो गई है, जैसे हमने पीछे देखा था कि 32 ईयर्स थी 1947 में, और अब आपके अराउंड 67 ईयर्स है। ठीक है जी, तो ये 4 फैक्टर्स हमने देखे। नेक्स्ट आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। तो इंडिया जो है वो रेयर आपकी एशियन इकोनॉमी है जहां पे परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट हम देखते हैं, बट फिर
ही आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ करते हैं, और इससे क्या है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंसी सरप्लस रहता है इंडिया के लिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी इन्वेस्ट करते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका क्या है कि आपके जो है एक्सपोर्ट्स कम है और इम्पोर्ट्स ज्यादा है। तो इम्पोर्ट इंडिया ज्यादा करती है इसीलिए डेफिसिट है, क्योंकि हमारी ज्यादा मनी जो है वो फॉरेन आइटम्स खरीदने में जा रही है, जबकि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इसे डेफिसिट कहते हैं। बट येट आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में ज्यादा है। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी। तो अब यहाँ पे यही जो पॉइंट है उन्होंने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इतने कॉन्फिडेंट है कि हमारे ट्विन डेफिसिट है। ट्विन डेफिसिट किसे कहते हैं? एक आपका फिस्कल डेफिसिट और दूसरा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसके बावजूद भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है और डेमोग्राफी हमारी है और डायनामिज्म है इंडियन इकोनॉमी का, ये कवर कर लेते हैं हमारे ट्विन डेफिसिट्स को। तो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, अब स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी आप किस टर्म्स में बोल रहे हैं कि इंडिया ने 16 इलेक्शंस देख लिए हैं अभी तक 16 टाइम्स, और अभी भी इंडिया डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, जबकि आपकी बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे आपका यूएसएसआर वो आपका डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो इसीलिए इंडिया को कहा गया है इंडिया की रोबस्ट डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट आपका है हाई एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे इंडिया के जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो है वो एक इंडिकेटर होता है ओपननेस का, जो कि हायर है इंडिया का, किससे? यूएस से भी ज्यादा। ठीक है, तो यूएस से भी ज्यादा ओपन इकोनॉमी है इंडिया की। तो यहाँ पे वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आउटसोर्सिंग पावर हाउस हम देखते हैं इंडिया का। तो आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में आपकी सर्विस सेक्टर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ आपका सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग पावर हाउस इंडिया के हाई एक्सपोर्ट। सेकेंड आपका है हायर रेमिटेंसेस। तो ये हम करंट अफेयर्स में टाइम एंड अगेन न्यूज देखते रहते हैं कि इंडिया जो है वो आपकी हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीव करती है, और सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से रिसीव करती है? यूएस से। अब रेमिटेंस क्या है? हमें पता है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो इंडिया के लोग बाहर रह रहे हैं, वहाँ अर्न कर रहे हैं, वो बैक टू देयर कंट्री जो है किसी फॉर्म में मनी भेजते हैं, अपने घर वालों को भेजते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके रेमिटेंसेज में काउंट होते हैं। और इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसको हाईएस्ट रेमिटेंसेज आपके मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोलिफरेशन ऑफ यूनिकॉर्न्स। तो यूनिकॉर्न क्या है? आपकी जो कंपनीज है बहुत ही हाई वैल्यूड वहां पे इन्वेस्ट हो रही है, और उसकी ग्रोथ है ई कॉमर्स में, डिजिटल पेमेंट में और वाइडिंग इंडस्ट्रियल बेस में। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट है और इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर है वो अब कम डिपेंडेंट है आपके वेदर के ऊपर, यानी आपके मॉनसून डिपेंडेंट कम है, और आपकी डाइवर्सिफिकेशन टू मोर क्लाइमेट इज एविडेंट, और ह्यूज ग्रोथ इन एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी। तो पहले आपका एग्रीकल्चर में क्या था? ओल्ड टेक्निक्स यूज की जाती थी। अब आपके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई है, इरिगेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिन एरियाज में आपकी रेनफॉल जो है डिपेंडेंट, मॉनसून डिपेंडेंट आपके एरियाज है, वहां पे इरिगेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। और बहुत सारी स्कीम्स के तहत आपके सोलर पंप्स लगवाए गए हैं, ट्यूबवेल्स लगवाई गई हैं। तो ये क्या है? आपका एग्रीकल्चर को सेल्फ सस्टेनिंग बनाने के लिए, प्लस आपका एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडियन लोगों को क्या है आपके अलाइड एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करने के लिए एनकरेज किया गया है, जैसे डेयरी सेक्टर। तो किसी का एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका डेयरी फार्म भी चल रहा है, या फिर एग्रीकल्चर के साथ और कोई ऐसी अलाइड एक्टिविटीज क्लब करके इंडिया में जो है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है एग्रीकल्चर में। तो ये आपकी क्या है स्टेटस टुडे। तो फिर भी अभी बहुत सारी कमियां हैं इंडियन जो है आपके इकोनॉमी में, जो हम देखते हैं इश्यूज दैट रिमेन। तो हमने काफी अचीवमेंट जो है देखी हैं, बट साथ साथ में आपके कुछ इश्यूज भी हैं। सबसे पहले क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है अभी भी। तो यहाँ पे यूथ जो है वो अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने रिसेंटली डिस्क्लोज किया है कि 220 मिलियन इंडियंस ने अप्लाई किया है पिछले 7 साल में आपकी 7 लाख गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये पिछले 7 साल का ही डेटा है। तो 220 मिलियन जो यूथ है वो अप्लाई कर रहा है आपकी सिर्फ 7 लाख जॉब्स के लिए। तो ये बहुत जो है बड़ा नंबर है। तो इट शोज द अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। सेकेंड आपका है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत लो है, ठीक है। तो विमेन के लिए सबसे ज्यादा कम है,
और जॉब क्रिएशन है वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। अब 70% ऑफ इंडस्ट्रियल जॉब जो आज की डेट में है वो लूज करने वाले हैं लोग, क्यों? ऑटोमेशन की वजह से, रोबोटिक्स की वजह से, ठीक है। तो ये भी आपका एक जो है चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट आपका है हाई लेवल ऑफ हंगर। तो हंगर आपने देखा है कि हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, फिर वो रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ, फिर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ, बट फिर भी इंडिया का जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर है। तो यहाँ पे आपका इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या है आपकी, अभी भी बहुत बाकी है, अभी भी बहुत एफर्ट्स करना इसमें बाकी है। प्लस आपका क्या है, इनइक्वालिटी इन इनकम। तो यहाँ पे आपने रिपोर्ट देखी होगी कि आपका जो वेल्थ है, इनकम है, 10% इंडिया के लोग हैं वो 70% वेल्थ जो है कंज्यूम कर रहे हैं, और बाकी के 90% है वो में अगर 20-30% कंज्यूम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। प्लस आपका है क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो ये गैप जो है वो वाइडन होता जा रहा है। नेक्स्ट आपका है इंडिया जो है वो लेट हुआ फ्री मार्केट इकोनॉमी अडॉप्ट करने में। तो आपको पता है 1991 में जब इंडिया पे क्राइसिस आया, फिर इंडिया जो है ओपन इकोनॉमी या फिर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा। उससे पहले इंडिया जो है वो आपका सोशलिस्टिक मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करता था, और आपका क्लोज इकोनॉमी था, और प्राइवेटाइजेशन भी नहीं थी, आपके बैंक्स भी नेशनलाइज थे, आपकी बहुत इंडस्ट्रीज थी, वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी। लेकिन 1991 के बाद हुआ वहीं पे जब बाकी के जो एशियन काउंटर पार्ट्स हैं इंडिया के, उन्होंने पहले ही अपना फ्री ट्रेड और फ्री इकोनॉमी कर ली थी, तो उनकी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि इंडिया से फास्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया को ये पहले कर देना चाहिए था, बट इंडिया थोड़ा लेट हो गया। ऐसे ही लेट ऑन कैपिटलाइजिंग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तो एक्सपोर्ट भी आपका क्या ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी बाकी की जो ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जिनको हम एशियान नेशंस भी आज की डेट में कहते हैं, लास्ट टाइम उन्होंने एशियन टॉपिक किया है, तो इन्होंने क्या है लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की, बट इंडियन इकोनॉमी ये नहीं कर पाया। इंडियन इकोनॉमी ने 1991 के बाद किया, वो भी इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी इंडियन इकोनॉमी, अदरवाइज शायद वो भी नहीं होती। ठीक है जी, तो ये आपके इश्यूज हैं जो अभी भी रेलेवेंट है, इंडिया को अभी भी सॉल्व करने होंगे। आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब आपके वे फॉरवर्ड क्या है? अब जैसे हमने देखा कि 10 मिलियन के अराउंड इंडिया को जॉब जनरेट करने की जरूरत है, तो इसके लिए हमें लैक्स ऑफ एंटरप्राइजेस जो हैं वो खोलने पड़ेंगे। वो कैसे खोलेंगे? आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके लिए इंक्रीज करना पड़ेगा, स्पेशली इन एरिया सच एज जैसे आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट हो गया। प्लस आपको पता है इंडिया में जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, जितनी जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है उतनी जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। आपका जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है, इसीलिए क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म और जॉब क्रिएशन की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, और अब क्या है इंडिया को बहुत कुछ इंडिया ने अचीव कर लिया है, बट बहुत काम अभी भी बाकी है। तो जब भी हम कोई आंसर राइट करेंगे तो हमें इसी तरह की बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए होगी, और आप कंक्लूजन में ये लाइन जरूर लिखेंगे जहाँ पे आप शॉर्टकमिंग्स भी गिनाएंगे, बट एक पॉजिटिव नोट में भी एंड करेंगे कि इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है, बट जैसे लर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती वैसे इम्प्रूवमेंट की भी कोई लिमिट नहीं होती। तो इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव मोर, एंड यू कैन हाईलाइट द इश्यूज विच आर स्टिल रेलिवेंट इन केस ऑफ इंडिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं, कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोग अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।